स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अब लेके आए हैं आपके लिए टिश्यू चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा था पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यूज़, उसके लोकेशन, फंक्शंस, बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक पढ़ा था, परमानेंट पढ़ा था। वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था कि वी विल कम विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं एनिमल बॉडी में और क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए एनिमल टिश्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन देखा जाए कि एनिमल टिश्यू जो है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो है मेजर डिवीजन 4 एनिमल टिश्यूज़ के हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग। ठीक, क्या फंक्शन ये टिश्यूज़ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इनकी फंक्शनैलिटी है जो किसी ऑर्गेनिज्म में ये रेंडर कर रहे हैं, इस बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है इनटू एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हर एक टिश्यू की अपनी एक यूएसपी है, यानी जैसे कि मस्कुलर टिश्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जो किसी और टिश्यू में आपको नहीं मिलेगा, है ना। नर्वस इम्पल्स या स्टिमुलस जो है, जो हम रिसीव करें, उस स्टिमुलस का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाकर ट्रांसमिट करने की एबिलिटी सिर्फ नर्वस टिश्यू के पास है और किसी के पास नहीं है। तो ऐसे ही हर टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। देखिए बेटा, एपिथेलियल टिश्यू जो है दे फॉर्म द बॉडी कवरिंग। ठीक है, दे फॉर्म द कवरिंग बेसिकली। अब ये कवरिंग जो है क्या हो सकती है? ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो अंदर ऑर्गन्स है उनकी कवरिंग, एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो basically epithelial tissue is forming the covering of the internal organs and the external structures. अब इसकी एक खास बात और है कि वन एंड, जैसे मान लीजिए कि ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक, तो इसका एक एंड जो है वो या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा या बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा, और दूसरा एंड जो है इट विल रेस्ट अपॉन अ मेम्ब्रेन विच इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वन एंड ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू is in contact with the one end of the epithelial tissue is in contact with the external surrounding, is in the contact with the external surrounding, या क्या हो सकता है, एक्सटर्नल सराउंडिंग में भी हो सकता है, और या अगर बॉडी के अंदर की कवरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग तो इंटरनल बॉडी फ्लूइड, एक्सटर्नल सराउंडिंग और बॉडी फ्लूइड, and the other end is resting over a non-epithelial layer known as the basement membrane. ये कैसी लेयर है? नॉन एपिथेलियल है। ठीक है बेटा, ये एपिथेलियल सेल से नहीं बनी है, तो नॉन एपिथेलियल लेयर है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा है, जिसके ऊपर एपिथेलियम रेस्ट करता है। ठीक है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या काम है? ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनसे एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट करता है। ठीक है, द बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट्स द एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। आगे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को सेपरेट करने का काम किसका है? बेसमेंट मेम्ब्रेन का। एक बात और, एपिथेलियल टिश्यूज़ में जनरली जो है ब्लड वेसल्स का सप्लाई नहीं है, बट जहाँ जहाँ है वहाँ पे कुछ जगहों पे नर्व्स जो हैं पेनिट्रेट कर गए हैं, इसीलिए पेन का सेंसेशन या स्टिमुलस जो है हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के थ्रू हम रिसीव कर सकते हैं। जैसे हमारे स्किन में है, if we are getting any injury or cut on our skin, we feel the pain. Why? Because the nerves have innervated the skin epithelium. ठीक है,
तो आइए टाइप्स देखा जाए, क्लासिफिकेशन देखा जाए। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। द क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू इज बेस्ड ऑन द सेल शेप, ठीक है। तो अगर सेल जो है स्क्वायर शेप की है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर क्यूब शेप की है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोल रहे हैं, क्यूबॉइडल। अगर लंबी लंबी कॉलम शेप्ड सेल्स हैं, लॉन्ग कॉलम शेप्ड सेल्स, वी आर कॉलिंग इट कॉलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है। और इन्हीं सेल्स के ऊपर अगर मान लीजिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लग जा रहे हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है कि इसी में से कुछ एपिथेलियम जो हैं अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगी एंड दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सिक्रीशंस। सिक्रीशंस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जो ये आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ दिस एपिथेलियम्स ही है, ठीक है। और अगर हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स करें कि भाई स्क्वैमस एपिथेलियम की कितनी लेयर हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की कितनी लेयर हैं, अगर उस बेसिस पे हम करें तो हमारे पास सिंपल एपिथेलियम है जिसमें सिंगल लेयर है, ठीक है, सिंगल लेयर। और दूसरा है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जिसमें मोर देन वन लेयर है, यानी स्ट्रैटा बने हुए लेयर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो ये मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। ये क्या है, मल्टी लेयर्ड, ठीक। तो एक एक करके सारे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है, ये है स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखिए आपको यहाँ पे ये नीचे आपको जो दिख रहा है ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है भाई, जिस पे रेस्ट करेगा। अब आप यहाँ देखो भाई, जनरली स्क्वायर शेप्ड सेल्स होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की, स्क्वायर शेप्ड सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स, और फ्लैट होती हैं। कैसी होती हैं, फ्लैट, चपटी हुई, जैसे स्क्वायर को चपटा दीजिए तो वैसी होती हैं ये। अब ये बताइए, इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कितने लेयर्स हैं। देखिए एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया जो कि नॉन एपिथेलियल है, आपको दूसरा दिख रहा होगा सिंगल लेयर है, तो ये कैसे एपिथेलियम हो गई, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर भाई, ये समझ में आया, एक सिंगल लेयर है इसलिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इधर की कहानी देखो, एक लेयर है, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, बहुत सारी लेयर हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टी लेयर हो गया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे ना। तो ये क्या हो गया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है जी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना। अब देखिए ये सिंस सिंगल लेयर्ड है तो इसका फंक्शन जो है ज़्यादातर सरफेस एरिया प्रोवाइड करना है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है। तो हमारी स्किन में जो है लोकेशन क्या हो जाएगा इसका, स्किन, ठीक है, स्किन। क्यों भाई स्किन, क्योंकि अगर एक लेयर वियर एंड टियर हो गई तो दूसरी तो रहेगी, तीसरी तो रहेगी। अगर मान लीजिए स्किन सिंगल लेयर से बनी होती तो एक बार उसमें कट लगता तो खत्म हो जाता, पर ऐसा नहीं होता है। आपकी स्किन जो है मल्टी लेयर्ड है, इसी वजह से जो है इवन इफ देयर इज वियर एंड टियर देयर इज अनदर लेयर, देन देयर इज अ लेयर बिलो इट, है ना। तो लोकेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज स्किन, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइनिंग ऑफ, यहाँ पे आप देखेंगे कि लोकेशन में आप देखेंगे कि इट इज फॉर्मिंग द लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, ठीक है। ये आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जनरली उनकी लाइनिंग जो है ये फॉर्म करते हैं, ठीक है।
अब देखिए जहाँ पे मल्टी लेयर्ड होगा वहाँ पे वियर एंड टीयर से प्रोटेक्शन है, तो इसीलिए उसका फंक्शन हो गया टू प्रिवेंट मैकेनिकल इंजरी या टू प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे पास है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ सेल्स कैसी हैं, क्यूब शेप्ड हैं। ठीक, तो आपको ये जो कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट्स द एपिथेलियम फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, तो ये उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये सेल का साइटोप्लाज्म और ये सेल का न्यूक्लियस। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आप देख रहे हैं क्यूब शेप्ड सेल्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। अब देखिए ज़्यादातर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये ऐसी होती हैं जहाँ पे सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस कर रही हैं, इन पे सीलिया है तो ये सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी हो जाएंगी, है ना। अगर सिक्रीशंस प्रोड्यूस करें तो यही ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये सीलिएटेड एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएंगे अगर इस पे आप मान लीजिए सीलिया प्रेजेंट हो गए, अगर ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करे तो यही ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएंगे, है ना। तो ये तो सब मॉडिफिकेशंस हैं, बट अगर ऐसे देखा जाए तो इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ, लोकेशन अगर देखा जाए तो लोकेशन क्या है, लाइनिंग ऑफ द salivary gland in your buccal cavity and also in the kidney tubule। ठीक है, आपकी किडनी के ट्यूब्यूल में जो लाइनिंग बना रहे हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। इनका अगर आप देखें तो दे आर क्यूब शेप्ड सेल्स and what are they doing, they are providing again support to the lining or the internal structures of the internal organs। ठीक है, अब आते हैं अगले शेप ऑफ द सेल्स, लॉन्ग टॉल सेल्स हैं जो कि हैं कॉलुमिनर एपिथेलियम, टॉल सेल्स हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कॉलम शेप्ड सेल्स हैं यहाँ पे, है ना ये। ठीक, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, है ना, और ये आपके कॉलम सेल्स हो गए। यहाँ पे आप कॉलुमिनर सेल्स में देखिए कि लॉन्ग सेल्स हैं और इनका जो लोकेशन हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, लोकेशन इनका भाई, इनका लोकेशन है कि लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टमक। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टमक। ठीक, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टमक इज फॉर्म्ड बाय कॉलुमिनर एपिथेलियम। अक्सर कई बार होता है कि इन्हीं पे सीलिया आ जाता है। ठीक है, तो ये बन जाते हैं सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। तो जो सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम है, सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम जो है ये कहाँ पाए जाएंगे, दे विल बी फाउंड इन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस। ठीक है, internal lining of the respiratory tract, not esophagus, sorry, internal lining of the respiratory tract। esophagus तो बेटा esophagus में simple epithelium जो है वो हम लोग ने squamous epithelium देखा, तो internal lining of the respiratory system जो है वो सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम है। इसी में कुछ सेल्स ऐसी हो जाती हैं जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वो क्या हो जाएंगी, ग्लैंडुलर कॉलुमिनर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर कॉलुमिनर एपिथेलियम जो है, ग्लैंडुलर कॉलुमिनर एपिथेलियम, ये कहाँ पे पाए जाएंगे भाई, ग्लैंडुलर कॉलुमिनर एपिथेलियम जहाँ पे सिक्रीशन होना है। तो कहाँ ये पाए जाएंगे, इन द ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। क्योंकि देखिए अभी आप क्या अगले साल जब 10th में जाओगे तो उधर आप पढ़ोगे कि स्टमक जो है वो बहुत सारे सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है बेसिकली, जिसके पार्ट्स हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं, HCl है, म्यूकस है, पेप्सिन है, रेनिन है। इंटेस्टाइन भी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है जो इंटेस्टाइनल जूस है। तो जहाँ सिक्रीशन हो रहा है वहाँ ग्लैंड की ज़रूरत होगी। तो ऐसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड हैं। ठीक है ना।
क्या अब यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन नहीं है, वो एक्सोक्राइन इन नेचर है। अब ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या है ये भी आप अगले साल पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक। तो अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि ग्लैंडुलर कोलुमिनर एपिथेलियम जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे सिक्रीशंस प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टमक, इन्हीं को सिक्रीशन प्रोड्यूस करना है तो सिक्रीशन प्रोड्यूस करने लगा, तो ये क्या हो गया ग्लैंडुलर कोलुमिनर एपिथेलियम। और सीलिया आ गया तो ये बन गया सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है जी। अब देखा जाए अगला, तो ये है सीलिएटेड एपिथेलियम जो कि मैं अभी आपको बता रही थी। जैसे देखिए ये सीलिया आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, तो इसका जैसे मैंने लोकेशन लिखवाया था इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोकेशन क्या है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे, ठीक है। वहां पे आपको, क्योंकि देखो बेटा वहां पे आपको देखिए सीलिया से के माध्यम से इसको पुश करना है, हवा आप अंदर ले रहे हो तो चीज़ों को अंदर पुश करना है ना। इसके अलावा यूटेरस में भी प्रेजेंट है। यूटेरस कहाँ पे है? फीमेल बॉडी में। यूटेरस इज प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी, ठीक है, यहाँ पे। तो यूटेरस में भी पाया जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियम। फंक्शन क्या है? मूवमेंट में हेल्प करता है। देखो ये सीलिया जो है ऐसे ब्रश जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये मूव करेंगे, तो जब ये मूव करेंगे तो जो भी सब्सटेंस इनके अलॉन्ग होगा उसको ये पुश कर देंगे। ये देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है एपिथेलियल सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करके ऐसे ग्लैंड शेप में कन्वर्ट कर लेती है ना, और ये बना लेती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं इनटू अ ग्लैंड, ठीक। अब यहाँ से प्रोड्यूस होगा, देखिए ये है सिक्रीटरी यूनिट्स, ये प्रोड्यूस करेंगे सिक्रीशन, जब भी जरूरत पड़ेगी सिक्रीशन यहाँ से बाहर निकलेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया इंटेस्टाइन और स्टमक की वॉल में कोलुमिनर एपिथेलियम है, वो सिक्रीशन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। ये सिक्रीशन कहाँ से निकलेंगे? इन्हीं ग्लैंडुलर एपिथेलियम से, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पे है? इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है, टू प्रोड्यूस द सिक्रीशन, ठीक है, टू प्रोड्यूस द सिक्रीशंस। क्लियर है भाई? तो ये हो गया आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखिए कुछ और भी मॉडिफिकेशंस हैं हमारे पास एपिथेलियम की, जो कि हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ एपिथेलियम अदर देन दोज, ठीक है। अदर देन दोज हमारे पास हैं सेंसरी एपिथेलियम। क्या है? ये भी मॉडिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम ही है और इसमें सेंसरी सेल्स हैं। अब देखिए वर्ड आ रहा है सेंसरी, इसका मतलब इट इज एबल टू सेंस, इट इज एबल टू रिसीव स्टिमुलस, ठीक है। तो इट हैज सेंसरी सेल्स हुज फ्री एंड्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू सेंसरी हेयर। हमने अभी डिस्कस किया था ना कोलुमिनर एपिथेलियम के ऊपर सीलिया आ जाएंगे, यहाँ सीलिया की जगह क्या होगा? देखिए सीलिया में मल्टी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, यहाँ पे सिंगल होंगे, ठीक है, ऐसे। अब ये जो हेयर है ये ऐसे नॉर्मल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, इनके पास एबिलिटी है टू परसीव द स्टिमुलस, तो दे आर सेंसरी इन फंक्शन, तो दे आर प्रेजेंट इन द टेस्ट बड्स ऑन द टंग। तभी तो हमें टेस्ट का सेंसेशन जो है मिलता है कि हमने क्या खाया, हमने तीखा खाया, या तीखेपन का तो वैसे कोई टेस्ट बड नहीं होता है, तीखापन इज जस्ट ड्यू टू बर्निंग सेंसेशन। जैसे हमने कुछ मीठा खाया या सॉल्टी खाया तो ये सेंसेशन हमें आता है। Now in the epithelium of the internal ear and in the olfactory sacs of the nasal chamber, हमारे नोज में olfactory is for smell, ठीक है। तो हमारे नोज के जो olfactory sac हैं उसके मतलब उसमें भी हमारे पास सेंसरी एपिथेलियम है। हमारे इंटरनल ईयर में भी जो हम लोग कॉक्लिया और यूट्रिकुलस और सैक्युलस पढ़ते हैं, आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में जाओगे, ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, ठीक है। तो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जब हमारा जो आवाज़ जाता है अंदर, जो साउंड वेव जाती है, जैसे ही उस हेयर को स्ट्राइक करेगी, टच करेगी, तो मैसेज विल गो टू द ब्रेन। तो वो हेयर कौन है? वो सेंसरी एपिथेलियम पे प्रेजेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो सेंसरी हेयर है, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा कि एपिथेलियम, सेंसरी एपिथेलियम जो है वो कहाँ कहाँ पे है? टेस्ट बड्स पे। भाई जहाँ पे आपका सेंस ऑर्गन है वहाँ सेंसरी एपिथेलियम है। टेस्ट बड्स पे है, आपके इंटरनल ईयर में है, आपके ऑल्फैक्टरी लोब्स में है, और ऑल्फैक्टरी सैक्स में है।
अब जर्मिनल एपिथेलियम देखिए, तो जर्मिनल मतलब टू जर्मिनेट, टू गिव राइज टू समथिंग न्यू। तो इट इज लाइनिंग द गोनाड्स, दैट इज द टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरी इन द फीमेल। ठीक, यही जर्मिनल सेल्स जो है ये बनाएंगी वो वाली सेल्स जिससे बनेंगी स्पर्म्स या ओवम। ठीक, तो जनरली दे आर क्या, दे आर फॉर्म्ड ऑफ cuboidal cells, that is they are cuboidal in shape and they are going to give rise to cells that develop into the male and the female gametes. यही germinal epithelium जो है develops into the megaspore mother cell और the microspore mother cell। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट या जो है आपका oocyte, मेल में स्पर्मेटोसाइट और फीमेल में oocyte, और यही स्पर्मेटोसाइट और oocyte डेवलप होकर क्या बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमीट। ठीक, तो जर्मिनल एपिथेलियम आर द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम विच विल फॉर्म द गैमीट्स इन द फ्यूचर। और इसका ये किस चीज का मॉडिफिकेशन है, ये क्यूबॉइडल सेल का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब आगे देखें हम लोग, तो हमारे पास यही स्पेशल टाइप्स ऑफ एपिथेलियम हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है, नाउ वी विल बिगिन विद कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द पैकिंग टिश्यू, दैट वाज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। देखिए जैसे नाम सजेस्ट करता है, इट इज कनेक्टिंग टू ऑर्गन्स। ठीक है, दो सेपरेट ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में कनेक्शंस हैं ब्लड के थ्रू, जैसे ब्लड जो है पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है बाय ट्रांसपोर्टिंग। बोन एक कनेक्शन है ना, कार्टिलेज एक कनेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन है, लिगामेंट है। तो हमारे पास काफ़ी कुछ कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट हैं। तो अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू का, तो ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, then we have skeletal tissue and then we have the fluid connective tissue। तो connective tissue proper में हमारे पास है areolar tissue, adipose tissue, white fibrous tissue that is the tendon and the yellow fibrous tissue that is the ligament। ये तो इतना connective tissue proper में आता है। ठीक है, अब इसमें भी दो डिविजन्स होंगे जो हमने यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया, आगे देखेंगे। एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में हमारे पास है कार्टिलेज एंड बोन, और फिर हमारे पास है वैस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू जिसमें है ब्लड और लिम्फ। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या बाइंडिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम लोग द बाइंडिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे ये उन जगहों पे पाया जाएगा जहाँ पे पैकेजिंग की ज़रूरत है, ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उनको भरने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो है हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, एक है एडिपोज टिश्यू और एक पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू, और भी हैं हमारे पास जो हैं टेंडन और लिगामेंट। तो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो दो तरीके के कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड सेकेंड वन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो एरियोलर एंड एडिपोज है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो तरीके के होंगे, एरियोलर और एडिपोज। ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू उसके ये एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरा जो है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो है टेंडन और लिगामेंट। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पहला टाइप है एरियोलर टिश्यू। बेटा एरियोलर टिश्यू जो है ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है ही, ये पैकिंग है। ठीक है, पैकिंग करता है ना। और जैसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम, जो बीच में ऑर्गन्स की खाली जगह है वहाँ पे प्रेजेंट होने का काम जो है एरियोलर टिश्यू का है। ठीक है, और देखिए ये हर ऑर्गन्स के अराउंड जो खाली स्पेस है उसमें फिल्ड है, तो ये क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं ऑर्गन पे उसके होने वाले डैमेजेस से ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। तो एरियोलर टिश्यू अगर आप देखें तो बना किस चीज़ से है, बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, वाइट कोलेजन फाइबर। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर। ठीक, और ये कोलेजन फाइबर क्या है बेटी, बेसिकली ये है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। जो फाइब्रोब्लास्ट है ये सेल्स हैं जो फाइबर प्रोड्यूस कर रही हैं, सेल्स प्रोड्यूसिंग द फाइबर।
ठीक है, सेल्स प्रोड्यूसिंग द फाइबर, ठीक। मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, ये सब वो सेल्स है जो इस एरियोलर टिश्यू में पाए जाएंगे। मैक्रोफेजेस जो हैं वो इन्फेक्शन फाइट करते हैं। मास्ट सेल जो हैं वो एलर्जिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाले जो केमिकल्स हैं उनको सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखें यहाँ पे, क्या आपको एक सॉलिड मैट्रिक्स दिखाई दे रही है या लूजली स्कैटर्ड मैट्रिक्स दिखाई दे रही है? यहाँ पे मैट्रिक्स कैसी है? मैट्रिक्स बेटा मतलब जो खाली स्पेस होता है, तो जो मैट्रिक्स है ये लूजली प्लेस्ड है, सॉलिड मैट्रिक्स नहीं है, डेंस मैट्रिक्स नहीं है, इसी वजह से ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इस वजह से ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर आप देखें लोकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू, अगर आप देखें लोकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू, ठीक है, तो क्या होगा लोकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू? ये पाए जाएंगे अराउंड द ब्लड वेसल, ठीक है, अराउंड द ब्लड वेसल, अराउंड द नर्व सेल्स, ठीक है, अराउंड द नर्व सेल्स, इन द बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है भाई? इन द बोन मैरो। इन सब जगहों पे आपको एरियोलर टिश्यू देखने को मिलेगा। बोन मैरो बेटा जो भी लॉन्ग बोन्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे थाई बोन हो गया, आर्म बोन्स हो गए, है ना, इन सब की जो अंदर की स्पेस होती है, जो मैट्रिक्स होती है, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज द बोन मैरो। तो बोन मैरो में भी एरियोलर टिश्यू पाया जा रहा है। फंक्शन क्या है एरियोलर टिश्यू का? अगर हम लोग फंक्शन देखें तो क्या करता है? कनेक्ट्स द स्पेसेस अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, स्पेसेस अराउंड द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। और दूसरा प्रोटेक्ट्स द internal organ, protects the internal from damages being caused by the external forces, from the damages caused by external forces, okay, from the damages caused by the external forces, ठीक है जी। तो ये क्या काम है एरियोलर टिश्यू का? एनसीईआरटी लिखती है रिपेयर का भी फंक्शन जो है रोल एनसीईआरटी लिखती है। तो एरियोलर टिश्यू आप देखिए पाए कहाँ पे जाएंगे? अराउंड द ब्लड वेसल, अराउंड द नर्व सेल्स, इन द बोन मैरो। और फंक्शन क्या है? जो भी स्पेसेस आपके इंटरनल ऑर्गन के अराउंड है उसको कनेक्ट करेंगे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस से होने वाले डैमेजेस हैं उससे बचाएंगे, प्लस ये रिपेयर में भी हेल्प कर रहे। तो ये हमारा पहला टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया एरियोलर। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। बेटा ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है, फैट स्टोरिंग टिश्यू, ठीक है। ये क्या करेगा? ये पहले तो पाया कहाँ जाएगा? इट विल बी फाउंड अंडर द स्किन and around the visceral organs, around the visceral organs, ठीक है। तो it is found under the skin and around the visceral organs, ठीक। अब देखिए ये जो है ये भी बना हुआ है फाइबर से, और वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थे। यहाँ पे आप देखिए एडिपोसाइट है। एडिपोसाइट क्या है? फैट सेल्स। बेटा आपको मैंने फैट सेल्स का डायग्राम सेल चैप्टर में भी बताया था। कैसे होते हैं फैट सेल्स? न्यूक्लियस उनका साइड में चला जाता है और पूरा फैट ग्लोब्यूल भरा होता है। ये उनका न्यूक्लियस होता है फैट सेल का, और ये पूरा फैट ग्लोब्यूल होता है, ठीक। तो एडिपोसाइट्स आर द फैट सेल्स विच मेक अप द एडिपोज टिश्यू, ओके। एडिपोसाइट्स आर द फैट सेल्स विच मेक अप द एडिपोज टिश्यू। अब देखिए फंक्शन क्या है? देखो बेटा फैट का क्या रोल है? फैट का काम है इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर, ठीक है। फैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, इट ट्रैप्स द हीट। तो क्या रोल हो गया? इट इज दिस एडिपोज टिश्यू इज एक्टिंग acts as an insulator, as an insulator, ठीक है, acts as an insulator। दूसरा भाई वेल वगैरह सबने सुना होगा। वेल क्या है? उनके पास होते हैं ब्लबर्स। क्या होते हैं? ब्लबर। ब्लबर इन वेल, ठीक है,
is made up of adipose tissue, is made of adipose tissue. ठीक है, क्या करता है ये एडिपोज टिश्यू? वेल को पूरी ठंड से बचाता है. ऑल्सो दिस इज एक्टिंग एज, दिस एडिपोज टिश्यू इज एक्टिंग एज, blubber is made up in whale is made up of adipose tissue and protects it from the cold. ठीक है, और अभी जो लिखने जा रहे थे कि भाई ये कुशन का काम कर रहा है. इट एक्ट्स एज अ कुशन अराउंड द ऑर्गन, एज अ कुशन अराउंड द ऑर्गन. देखो भाई, फैट वैट खाना ज़रूरी है, बहुत नहीं लेकिन खाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स के अराउंड फैट होना नेसेसरी है. ऑर्गन्स को शॉक्स एंड जर्क्स से बचाएगा ये. सो इट एक्ट्स एज अ कुशन अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू क्या हो गया? एडिपोज टिश्यू हो गया फैट स्टोरिंग टिश्यू या फैट सेल्स कंटेनिंग टिश्यू, जो कहाँ है? अंडर द स्किन प्रेजेंट है, अराउंड द विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, एंड इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर. इट इज प्रेजेंट इन द वेल्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लबर. ठीक है, और इट एक्ट्स एज एन कुशन अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स. तो ये तो हमारे हो गए बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. तो ये है टेंडन सबसे पहले. अब आप देखिए यहाँ पैकेजिंग बेटा डेंस है, यहाँ पे पैकेजिंग डेंस है. आप देखिए फाइबर जो है बहुत ही डेंसली अरेंज्ड है. ठीक है, तो जो टेंडन है इट इज मेड अप ऑफ, यही ध्यान देने वाली बात है, इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबरस टिश्यू. टेंडन इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबरस टिश्यू, एंड अगेन द फाइबर secreting cells are known as the fibroblast, and here also the fiber is collagen fiber. ठीक, टेंडन का रोल क्या है? टेंडन का रोल है, it connects bones to muscles. Okay, it contains bones to muscles. ठीक है, ठीक, बोन टू मसल्स कनेक्ट कौन कर रहा है? टेंडन. ठीक है, बोन और मसल्स को कनेक्ट कौन कर रहा है? टेंडन. ठीक है, तो टेंडन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यूज. ये आप देख रहे डेंस टिश्यू है. ठीक है, पैकेजिंग इनकी प्रॉपर है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो है इनका जो स्पेस है वो प्रॉपरली डेंसली पैक्ड है बाय कोलेजन फाइबर. और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है इसका? एक बोन को मसल से कनेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? टेंडन की. ठीक, दूसरा देखा जाए तो जो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं वो है लिगामेंट, वो है लिगामेंट. देखिए आपने सुना होगा, जो लोग बहुत खेलते वेलते हैं, आपके एज में तो लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्टी होते हैं, तो क्या करते हैं? आपने सुना होगा लिगामेंट टियर हो गया. क्रिकेटर्स का आपने सुना होगा लिगामेंट रप्चर हो गया, टियर हो गया. तो क्या होता है? लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन. ठीक है, बोन टू बोन कनेक्शन जो है वो किसका है? लिगामेंट का. ठीक है, बोन टू बोन कनेक्शन जो है वो लिगामेंट का है. ठीक, तो पहले तो ये किस चीज से बना हुआ है? येलो फाइबर्स. टेंडन किससे बना हुआ है? वाइट फाइबर. आइए कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं लिगामेंट और टेंडन में. तो लिगामेंट क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक. ठीक है, टेंडन इज स्ट्रॉन्ग बट नॉन इलास्टिक. इसलिए देखिए मैंने आपको बोला था लिगामेंट टियर होता है, टेंडन टियर नहीं हो रहा है. ठीक है, लिगामेंट इज फॉर ज्वाइनिंग टू बोन्स, whereas tendon is joining the voluntary muscles to the end of the long bones. जो हमारे अभी आगे पढ़ेंगे, वॉलेंटरी नॉन वॉलेंटरी दो तरीके के मसल्स होते हैं. ठीक है, अगर आपका जो मसल वॉलेंटरी, इसका मतलब वो कैसा मसल है? स्ट्राइएटेड, वो आपके बोन से जुड़ा है, जैसे हैंड का, लेग का, ये आपके कंट्रोल में है, आप कंट्रोल कर सकते हैं. भाई हाथ पैर आपके कंट्रोल के बिना तो चलते नहीं है, आप चलाना चाहते हो तो ही चलते हैं ना. ऐसा तो नहीं है कि आप बैठना चाह रहे हो और आप ज़बरदस्ती चले जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना. तो क्या है कि वॉलेंटरी मसल्स और बोन के बीच में जो कनेक्शन है वो कौन है? टेंडन. आइए अगला देखें. इसमें येलो फाइबर्स हैं जो कि इलास्टिन प्रोटीन से बना हुआ है. जो लिगामेंट है, जो लिगामेंट के फाइबर्स हैं वो बने हुए इलास्टिन प्रोटीन से, और ये जो टेंडन है ये वाइट फाइबर से बना है जो कि आया है कोलेजन प्रोटीन से. एरियोलर में भी मैंने आपको कोलेजन बताया था. द फाइबर्स आर स्मॉल एंड आर फाउंड स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स. यहाँ पे ऐसे अरेंज्ड नहीं है, एंड फाइबर्स यहाँ पे लॉन्ग हैं और आपको पैरेलल बंडल्स में अरेंज दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल बंडल्स में लगे हुए हैं यहाँ पे. तो यहाँ स्टोरी लिगामेंट में ऐसी नहीं है.
फिर यहाँ देखिए फाइब्रोब्लास्ट लाई स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन रोज अमंग द फाइबर। ये देखिए बिल्कुल रो में अरेंज्ड है फाइब्रोब्लास्ट, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फाइबर्स इसमें स्कैटर्ड हैं और क्या नाम है लिगामेंट में, और टेंडन में जो है पैरेलल बंडल्स में अरेंज्ड हैं। तो ये तो हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब आइए स्केलेटल टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू पे। तो बेटा दो तरीके के हैं हमारे पास, एक है कार्टिलेज और एक है बोन, ठीक। तो हमारे पास सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो है कार्टिलेज और बोन, ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन, ठीक। अब देखो कार्टिलेज और बोन में भी वही डिफरेंसेस देखेंगे हम लोग, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। आपके नोज के टिप पे, ईयर पे जो आप फोल्ड कर सकते हो, है ना, क्या आप अपने हाथ में हाथ को फोल्ड कर सकते हो जहाँ बोन है? नहीं कर सकते हो ना। इसको, इस बोन को फोल्ड कर सकते हो? एल्बो से पहले इस बोन को आप मोड़ सकते हैं क्या? नहीं मोड़ सकते। तो जो हार्ड कनेक्टिव सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन है, और जो फ्लेक्सिबल एंड फोल्डेबल है वो कार्टिलेज है। अब ये ऐसा क्यों है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो ये देखिए कार्टिलेज जो है यहाँ पर, ठीक है। तो कार्टिलेज अगर आप देखें तो ये देखिए कैसा दिखाई देता है। ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ कार्टिलेज रखा है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, सेल्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, क्या कहलाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। अब देखिए कार्टिलेज तीन तरीके के, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज, बट ये आपके क्लास के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो आप बस इतना जानिए कि कार्टिलेज जो हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, इलास्टिक हैं। इसलिए इलास्टिक हैं क्योंकि आप यहाँ देखिए सेल्स की पैकेजिंग टाइट नहीं है बेटा, ये देखिए खाली जगह है मैट्रिक्स में। सेल्स ऑफ कार्टिलेज यानी कॉन्ड्रोसाइट्स आर स्कैटर्ड, डेंस पैकेजिंग नहीं है, डेंस पैकेजिंग नहीं है, इसी वजह से जो है ये फ्लेक्सिबल हैं, फोल्डेबल हैं, इनको मूव किया जा सकता है, ठीक है। जबकि बोन में आप देखोगे कि वहाँ पे सेल्स जो हैं वो ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं। तो ये जैसे देखिए सेल्स के बीच में जो जगह है वो क्या कहला रहा है? लैक्यूना। This is the nucleus of the chondrocyte, this is the matrix, and you can see the matrix is not densely packed. The matrix is not densely packed. That is why cartilage is flexible, okay, and can be folded, can be folded. So you see over here, यहाँ पे इसके अलावा कार्टिलेज जो है हमारे ईसोफेगस में भी है, ब्रोंकाई में भी है, विंड पाइप में भी है, ठीक है, इन सब जगहों पे है। तो आप देखिए लोकेशन, एक तो ये हो गया लोकेशन, क्या क्या हो गया? लोकेशन हो गया ईयर पिन्ना, नोज टिप, ठीक है, टिप ऑफ द नोज, देन इट इज प्रेजेंट इन द फूड पाइप, देन इन द विंड पाइप, ठीक है, ब्रोंकाई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पढ़ोगे क्लास 10th में, ब्रोंकाई, इन सब जगहों पे क्या पाया जाएगा? कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ विथ फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ विथ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए बोन भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, बट इट इज नॉट प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। कार्टिलेज इज गिविंग स्ट्रेंथ अलॉन्ग विथ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब आप देखिए अगला जो स्ट्रक्चर है वो है बोन। तो ये बोन का आप देखिए स्ट्रक्चर, ये ऐसे ही बोन दिखाई देती है। तो ये अभी जो मैं आपको बोन मैरो वगैरह बता रही थी, जो स्पेस इनसाइड द बोन है, वहाँ लिखा था ना बोन मैरो में पाया जाएगा, तो जो एरियोलर टिश्यू वही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सो मैनी कनाल सिस्टम्स आर देयर। सेंट्रल कनाल, दो कनाल्स होते हैं, एक कहलाता है हेवर्सियन कनाल और एक कहलाता है वॉक्समैन कनाल, ठीक है, वॉक्समैन कनाल। ये दोनों सिस्टम्स हैं बोन में। हेवर्सियन कनाल इज कनेक्टेड टू द वॉक्समैन कनाल। आप देखें यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, क्या कहलाते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो क्या है? बोन सेल्स। क्या है वो?
बोन सेल्स, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये पैकेजिंग आप देख रहे हैं, पूरी डेंस पैकेजिंग, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आप देखिए जो ऐसे सर्कल में है, यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, आप देखिए कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो बोन में पैकेजिंग टाइट है, इस वजह से ये फ्लेक्सिबल या इलास्टिक नहीं है, जबकि कार्टिलेज में पैकेजिंग लूज है, इस वजह से वो फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक है। 206 बोन्स जो हैं ह्यूमन अडल्ट में है, इन अडल्ट ह्यूमन, ठीक है। और इसमें से स्मॉलेस्ट बोन जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट बोन जो है वो हमारी ईयर ओजाइकल में है, ठीक है, ईयर ओजाइकल। और जो लार्जेस्ट बोन है वो है फीमर, लार्जेस्ट बोन है फीमर हमारे थाइज में, ठीक है। तो बोन जो है वो पूरा, एक तो आप पढ़ ही रहे हैं कि आपके बॉडी को फ्रेमवर्क दे रहा है, स्केलेटल वर्क फ्रेमवर्क दे रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो भी शेप में आप हैं, जो भी पोजीशन में आप खड़े हो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, ये जो है आपके बोन की वजह से हैं, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम की वजह से। अब आइए डिफरेंसेस देखिए कार्टिलेज और बोन में। तो कार्टिलेज का नेचर क्या है, फर्म है बट इलास्टिक है, जैसे मैंने आपको बोला स्ट्रेंथ अलोंग विद इलास्टिसिटी। बोन इज फर्म एंड ब्रिटल, ज़रा सा आपने उस पर ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश की तो हड्डी टूट जाती है ना भाई, है कि नहीं। तो उसके बाद जो है प्लास्टर वगैरह लगवाना पड़ता है क्योंकि बोन इज ब्रिटल। देन मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड कॉन्ड्रिन। बेटा कॉन्ड्रिन जो है वो क्या है, प्रोटीन। कॉन्ड्रिन क्या है, प्रोटीन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनते हैं कार्टिलेज और ऑसिन प्रोटीन से बने होते हैं बोन। मैट्रिक्स फॉर्म फ्रॉम द प्रोटीन ऑसिन and is deposited with inorganic salts in the form of calcium and phosphate crystal. बोन में जो दो सॉल्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसीलिए बोला जाता है ना बोन कैल्शियम, बोन के लिए आप ये खाइए, ये पीजिए, है ना, तो कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह। लैमिला इसमें बेटा एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हो, ये लैमिले हैं, ठीक है। ये क्या आपको कार्टिलेज में दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे लैमिला एब्सेंट है कार्टिलेज में, जबकि बोन में प्रेजेंट है। सेल्स देखा जाए तो यहाँ कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, दे आर अकरिंग इन अ ग्रुप ऑफ 2 और 4। ऑस्टियोसाइट्स अकर सिंगली एंड आर अरेंज्ड इन द लैमिले। ये देखिए दिस इज वन सिंगल अरेंजमेंट, सी दे आर अरेंज लाइक दिस, कैन यू सी हियर, ये डार्क वाला रीजन है ना। यहाँ पे आप देखिए 1-2 के ग्रुप में ऐसे अरेंज हैं, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स ग्रुप में है, जबकि ऑस्टियोसाइट जो है वो सिंगल हैं। हेवर्सियन सिस्टम कार्टिलेज में एब्सेंट है, बोन में प्रेजेंट है, इसलिए मैंने देखिए वहाँ लिखवाया था हेवर्सियन कनाल एंड वॉक्समैन कनाल, वो लिखवाया था। हेवर्सियन कनाल्स हैं वो जाके कनेक्ट करेंगे इनटू द सेंट्रल कनाल और द वॉक्समैन कनाल। लैक्यूना आर विदाउट कैनक्यूली, लैक्यूना हैव ब्रांच कैनक्यूली। देखिए यहाँ पे ये जो है आप देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग है, जबकि यहाँ पे जो आपको लैक्यूना दिख रहा है ये कुछ भी यहाँ पे ब्रांचिंग वगैरह नहीं है। फिर मिनरल मैटर इज डिपॉजिटेड ओनली इन कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज में कैल्सिफिकेशन हुआ है यानी कैल्शियम डिपॉजिशन हुआ तो ही उसमें मिनरल होगा, वरना कार्टिलेज के पास कोई भी मिनरल नहीं होता है, ठीक। जबकि यहाँ पे मिनरल मैटर इज डिपॉजिटेड इन द मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट एंड फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम। बोन में जो है सॉल्ट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। नाउ ब्लड सप्लाई इज लिमिटेड टू द पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम इज द स्पेस इन द कार्टिलेज, वेयर इज ब्लड इज सप्लाई टू द इनर रीजन्स ऑफ द बोन, ठीक है। ब्लड इज सप्लाई टू द इनर रीजन्स ऑफ द बोन। अब ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे बेटा टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है, ठीक है। तो ब्लड इज सप्लाई टू द इनर रीजन्स ऑफ द बोन, है ना भाई। टू अर इज टू ह्यूमन, मिस्टेक्स तो ह्यूमन से होती हैं। मैरो कैविटी इसमें एब्सेंट है कार्टिलेज में, जबकि बोन में प्रेजेंट है। ये देखिए आपको मैरो कैविटी यहाँ पे दिख रही होगी, द येलो बोन मैरो, द रेड बोन मैरो, है ना। तो ये जो है आपको यहाँ पे बोन में दिखाई देंगे, कार्टिलेज में नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया भाई सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर हमने पढ़ा द सपोर्टिंग ऑफ द स्केलेटल टिश्यू,
ठीक। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो टाइप पढ़े, एरियोलर एंड एडिपोज, और डेंस में पढ़ा लिगामेंट एंड टेंडन, और सपोर्टिव में पढ़ा कार्टिलेज एंड बोन। अब एक और, ये कनेक्टिव टिश्यू ही चल रहा है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू ही चल रहा है। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी दो टाइप इसमें भी होंगे। अब आपको लग रहा है अरे यार कितना ज़्यादा है, तो ये है इसमें लिम्फ और ब्लड। देखो भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना बड़ा ह्यूमन बॉडी है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो पढ़ना तो इतना पड़ेगा ही। तो जो वैस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसमें दो टाइप्स हैं, लिम्फ और ब्लड, लिम्फ और ब्लड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये मूव करके जा रहा है, ठीक है। और इसी प्रोसेस में ये सब्सटेंसेस को कैरी कर रहा है, एक ऑर्गन से सामान दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना है, तो कौन लेके जाएगा भाई, बोन तो नहीं जाएगा, कौन जाएगा, ब्लड जाएगा, ठीक है। तो ये देखा जाए अगर, तो सबसे पहले हम लोग ब्लड पे आते हैं। तो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या है कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट, ठीक है, 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट, ठीक है। अब अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो यहाँ पे जो है ब्लड का कॉम्पोजिशन अगर हम लोग देखें तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है यहाँ पे प्लाज्मा और यहाँ पे दूसरा जो है वो है सेल्स, ठीक है। एक है प्लाज्मा, दूसरा है सेल्स। सेल्स, प्लाज्मा तो जो है वो फ्लूइड कंपोनेंट है, प्लाज्मा इज द फ्लूइड कंपोनेंट। सेल्स जो है बेटा यहाँ पे तीन तरीके की हैं, क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स। तो आइए एक एक करके देखा जाए। तो सबसे पहले तो प्लाज्मा है, ठीक है, सबसे पहले प्लाज्मा है, इट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स है ऑफ द ब्लड, ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। और क्या कर रहा है ये फ्लूइड मैट्रिक्स जो है, इट कंटेन्स वाटर, हाईएस्ट परसेंटेज है, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, ठीक है, एंड मिनरल्स। या आप ये लिख सकते हैं कि भाई डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स है, जो सॉल्ट्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों है, क्योंकि सॉल्ट आया कहाँ से, इन्हीं सब मिनरल्स में से ही है, ठीक है। प्लाज्मा जो है ये क्या कैरी करता है बेटा, इसका फंक्शन जो है अगर आप देखें, फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, ठीक है, बाय डिसॉल्विंग देम इन इटसेल्फ, बाय डिसॉल्विंग देम इन इटसेल्फ। जो भी सब्सटेंसेस प्लाज्मा में सॉल्युबल हैं, जो डिसॉल्व हो पाएंगे, वो इसके साथ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो फूड आइटम है वो प्लाज्मा के साथ जो है डिसॉल्व होके पूरा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग देखें दूसरा कंपोनेंट, तो वो है ब्लड कॉर्पसल्स यानी द ब्लड सेल्स। तो वो तीन टाइप के हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स है उसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, क्योंकि जो रेड कलर है उसके लिए हम यूज करते हैं एरिथ्रो वर्ड। ल्यूकोसाइट हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल को, और थ्रोम्बिन प्रोटीन कंटेन करते हैं प्लेटलेट्स, इस वजह से हम लोग इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। देखिए रेड ब्लड सेल जो है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल गैसेज में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज आर फाइटिंग इन्फेक्शन। अब डब्ल्यूबीसी जो है बेटा दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। तो जो है आप इसमें देखिए न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो जो न्यूट्रोफिल हैं ये नाम आ रहा है, देखो फिल मतलब लविंग, तो दो तरीके की स्टेन्स होती हैं, एक एसिड स्टेन और एक बेसिक स्टेन।
न्यूट्रोफिल ना एसिडिक स्टेन ना बेसिक स्टेन, किसी से स्टेन नहीं होता, किसी को लव नहीं करता, इसलिए न्यूट्रल है न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल एसिड स्टेन को लव करता है और बेसोफिल बेसिक स्टेन को लव करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बाय द हेल्प ऑफ बी लिम्फ, दे आर प्रोड्यूस बाय द बी लिम्फोसाइट इन गाइडेंस ऑफ टी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन। तो WBCs आर नोन एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, दे आर नोन एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी। और प्लेटलेट्स, कभी चोट लग गई, भगवान ना करे, कोई गिर गया, कट गया उसका स्किन का कोई पार्ट, तो उसमें क्या है, वो लगातार ब्लड फ्लो करता रहता। अगर बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होती तो दे आर हेल्पिंग इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसीलिए आप कभी देखा करिए डेंगू वगैरह की बीमारी में प्लेटलेट्स फॉल हो जाते हैं तो क्या खतरनाक है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी बेटा। अगर कहीं इंटरनल इंजरी हो गई तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा प्लेटलेट्स के एब्सेंस में, ठीक है। अब आगे अगर देखें हम लोग तो ये आपके डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स हैं जिसके बीच में डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, सबसे पहले तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी में आरबीसी का कलर रेड है क्योंकि ये कंटेन करता है पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब पिगमेंट विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, इस वजह से रेड कलर का है, जिसमें हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो इट इज मेड, दिस पिगमेंट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कंटेनिंग प्रोटीन एंड अ आयरन, ठीक है, प्रोटीन एंड आयरन। WBC के पास कोई पिगमेंट नहीं है, कलरलेस है। RBC स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल है, हम सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। WBC बड़े हैं। अगर आप नंबर देखें तो 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो RBC हैं, जबकि यहाँ पे 6,000 to 8,000 पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो WBC हैं, ठीक है। शेप जो है इसका, अगर हम RBC के शेप की बात करें तो कैसा शेप है, बाई कॉनकेव। कैसा शेप है, बाई कॉनकेव या डिस्क शेप होता है, जो डिस्क हम लोग खेलते हैं ना उस तरह से, चाय की प्याली जैसा। और WBC जो है वो या तो राउंड होंगे या अमीबॉइड होंगे, ठीक है। फिर सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, ये सब जो है इसमें एब्सेंट हैं, जबकि WBC में द रिटेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। देखो क्यों बेटा, क्यों एब्सेंट हैं, क्योंकि RBC को कैरी करना है ऑक्सीजन, कैरी करना है कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी ज़रा सी सेल है, जब सारे सेल ऑर्गेनेल ही भर लेगी वो, तो कहाँ से ऑक्सीजन कैरी करेगी, कहाँ से जगह मिलेगी दूसरे मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के। इस वजह से उसने अपना पूरा स्पेस एम्प्टी कर दिया है, ठीक। Nucleus are without the nucleus is absent in mature RBCs. They are absent in the mature mammalian RBCs, and in WBCs they are nucleated. That is, they have a nucleus. Okay. Then लाइफ स्पैन अगर देखा जाए तो इसका 120 डेज का लाइफ स्पैन है, और ये फिर जाके लिवर में मरता है, ठीक, बोन मैरो में बनेंगे। और WBC का लाइफ स्पैन शॉर्ट है, 4 हफ्ते जिएंगे WBC सेल्स एंड देन दे विल डाई। देन साइट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ बनती हैं, तो बोन मैरो में, जो भी आपको मैंने बताया था, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, वहाँ पे सब RBC बन रही हैं। और ये कहाँ पे बन रही हैं, बोन मैरो में, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, थाइमस में, जो भी लिम्फ हमारे इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उसमें। फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फंक्शन है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड टू एनगल्फ द जर्म्स, दैट इज फैगोसाइटोसिस करना, ठीक है। जर्म्स को पूरा एनगल्फ करके खा जाने को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, ठीक है। वो कौन कर रहा है, WBC। अब आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, दे फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन देखें तो तीनों सेल्स का देखें तो RBC का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू रेस्पायरिंग टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ताकि बाहर चला जाए CO2 और ऑक्सीजन अंदर आ जाए। अडेप्टेशन क्या है कि RBC के पास हीमोग्लोबिन है विच विल पिक अप द ऑक्सीजन एट द लंग्स एंड इट विल डिलीवर इट टू द टिश्यू। इसके पास कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ताकि एक्स्ट्रा स्पेस रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहे। मोर हीमोग्लोबिन, मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन वन टर्न। स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल टू स्क्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज, छोटी छोटी है तो आराम से हर स्ट्रक्चर में, हर टिश्यू में पहुँच जाएंगे। जैसे देखिए जो कैरियर गाड़ियाँ होती हैं जिसमें गुड्स कैरी करना होता है, उसमें सीटें कम लगाई होती हैं, क्यों,
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कैरी कर सके। अब जब सब सीट लगा के जगह भर दोगे तो कहाँ से गुड्स कैरी करेगा? तो आरबीसी में यही एक गुड्स कैरियर सेल है ना, तो गुड कैरी करना है तो उसने सारे सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो अपने लूज कर दिए हैं, ठीक है। अडाप्टेशन में WBC जो है वो फैगोसाइट्स लिम्फोसाइट्स हैं। तो फैगोसाइट्स क्या करते हैं? रिमूव बाय एनगल्फिंग एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड द बॉडी। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच विल एंटर द बॉडी will be engulfed and eaten by the phagocyte cells. They are irregular amoeboid cells with irregular nucleus, ठीक है, अमीबा शेप है। Squeeze through the gaps in the capillary wall, इसको कहते हैं डायपेडेसिस, ठीक है, डायपेडेसिस। ये एबिलिटी है WBCs के पास कि पतली पतली नैरो कैपिलरीज में से भी स्क्वीज होकर आराम से कहीं भी निकल सकते हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छी है ना इन लोग की। साइटोप्लाज्म कंटेन्स एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द एनगल्फ्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने एनगल्फ किया है उसको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी भी इनके साइटोप्लाज्म के पास है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स देखें तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी। कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर करेगा उसके अगेंस्ट जो प्रोटीन्स हैं उसको प्रोड्यूस करेंगे लिम्फोसाइट्स। इनमें लार्ज न्यूक्लियस है, मैनी कॉपीज ऑफ द जीन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने की एबिलिटी इन लिम्फोसाइट्स के पास है। अब देखा जाए ब्लड प्लेटलेट्स, तो सेल फ्रैगमेंट्स हैं इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, और यहाँ पे क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम्स जो भी हैं, ठीक है, जो प्रोटीन्स बनाएंगी ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन होती हैं इनएक्टिव, फिर फाइब्रिन बनती हैं, ये सब जो है प्रेजेंट हैं ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर। और इंजरी के बाद कहीं पे भी कोई कट हुआ तो वहाँ पे ब्लड फ्लो को स्टॉप करने के लिए बनेगा ब्लड क्लॉट जो कि बनाएंगे ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है वो है लिम्फ। बेटा लिम्फ इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और ये कहाँ पाया जाएगा? ब्लड वेसल, ये जो आपके टिश्यूज के बीच की जो स्पेसेस हैं वहाँ पे लिम्फ पाया जाएगा। स्लाइटली येलो फ्लूइड होता है, स्लाइटली येलो फ्लूइड है, ठीक है। और क्या करता है कि जो भी एरियाज कैपिलरीज के पास जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है वहाँ पे जो भी फ्लूइड आ गया है, अगर ड्रेन होके आ गया तो लिम्फ जो है उसको कलेक्ट करके वापस कहाँ पे मिला देंगे? ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो लिम्फ ऑल्सो एक्ट्स एज, यू नो, लिम्फ इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ, ये लो भैया ये भी चला गया, ये स्लाइटली येलो फ्लूइड है, इसके में पिगमेंट एब्सेंट है। इसमें जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन वो एब्सेंट है। द हीमोग्लोबिन पिगमेंट इज एब्सेंट इन लिम्फ, इस वजह से रेड कलर का नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है? collects the drained fluid and substances found around the cells and pour them into the blood vessels. Pour them into the blood vessels, ठीक है। lymph flows in lymphatic vessels, lymph flows in closed lymphatic vessel, ठीक है। और बेटा ब्लड भी जो है ब्लड वेसल में ही नहीं सिर्फ फ्लो करता, ओपन में भी फ्लो करता है। कॉकरोच में ओपन सिस्टम है फ्लो करने का, हम लोगों में क्लोज सिस्टम है, हमारे पास ब्लड वेसल है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के हो गए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन होगा तो कोई वेसल्स नहीं होंगे, क्लोज्ड होगा तो उसमें ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक। तो ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो करता है, आसपास जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कलेक्ट करेंगे और ले आके ड्रेन कर देंगे इनटू द ब्लड वेसल, ठीक है। तो अब हमारा हो गया सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट। आइए डिफरेंसेस देख ले ब्लड और लिम्फ के बीच में। तो ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, लिम्फ इज नॉर्मली कलरलेस और स्लाइटली येलो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, यहाँ पे आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट, सिर्फ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, वो भी लेस हैं, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट ब्लड में हाई है, लिम्फ में लो है। फाइब्रिनोजेन जो कि क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये ब्लड में ज़्यादा है, यहाँ पे कम है।
फिर डाइजेस्टेड फूड ब्लड में ज़्यादा है, लिम्फ में कम है, और फ्लो जो है इट फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी थ्रू कैपिलरी and only in one direction by arteries, and then comes back from the body to the heart through veins, and from organ, see it is written from organs to heart through veins, and this is flowing in the lymph vessels and the lymph nodes. ठीक है, तो lymph जो है वो क्लॉट नहीं कर सकता, ऑक्सीजन नहीं कैरी कर रहा है क्योंकि उसके पास आरबीसी नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टिश्यू दैट इज द मस्कुलर टिश्यू. उससे पहले एक बार जरा रिकैप कर ले क्योंकि बहुत बड़ा था कनेक्टिव टिश्यू. तो 3 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू थे. पहला था कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा था सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा था वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में 2 टाइप्स थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप्स थे, एडिपोज एंड एरियोलर. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप्स थे, टेंडन एंड लिगामेंट. सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप थे, बोन एंड कार्टिलेज. और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप थे, ब्लड और लिम्फ. आई होप आपको सब समझ में आया होगा. नहीं है तो आप वीडियो वापस बैक करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देखिए, बट कंसेप्ट क्लियर रखिए. और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टिश्यू जो कि है मस्कुलर टिश्यू. देखिए इसमें भी एक यूएसपी है, एक फीचर है जो किसी और टिश्यू के पास नहीं है, वो है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ये इसके पास है एबिलिटी, और किसी के पास नहीं है. नो अदर टिश्यू कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अदर देन मस्कुलर टिश्यू. तो द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, अब ये एक मसल का स्ट्रक्चर है, ये जो है ये एक मसल बंडल है. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इज नोन एज द फेसिकुलम. ठीक है, ये जो इसकी कवरिंग है. अब एक एक करके हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे. मसल जो है 2 तरीके की हमें बेसिकली पढ़नी है, स्ट्राइएटेड एंड नॉन स्ट्राइएटेड, और एक है कार्डियक जो कि इसी का मिक्स टाइप है. ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, स्ट्राइएटेड और स्केलेटल और वॉलेंटरी, नॉन स्ट्राइएटेड और विसरल और इनवॉलेंटरी और स्मूथ, एंड द थर्ड इज अ मिक्स ऑफ बोथ द टाइप्स दैट इज कार्डियक. ठीक है, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में. सबसे पहला टाइप जो है स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू. जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल, सिंगल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं जो इसको बनाते हैं. बेटा स्ट्राइएटेड मतलब स्ट्राइप्स, जैसे चीते के या टाइगर के ऊपर जो आपने देखा होगा धारियां बनी होती हैं, उसी तरह इस मसल फाइबर पे आपको बैंड्स दिखाई देंगे, स्ट्राइएशंस दिखाई देंगे. ठीक है, अब इतना डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी आप 9th में हैं. हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहलाती हैं. ये प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पे लाइंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बनाती हैं, बैंड्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन बनाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन बनाती हैं. तो यही जो बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो स्ट्राइएशंस दिखाई दे रहे हैं, वो इन्हीं प्रोटीन्स के रिजल्ट्स हैं. ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि द मसल फाइबर इज एनक्लोज इन अ कवरिंग नोन एज सार्कोलेमा. सार्कोलेमा. ठीक, और ये मसल के फाइबर के अंदर जो भी स्टोर्ड फ्लूइड है वो कहलाता है सार्कोप्लाज्म. क्या कहलाएगा? सार्कोप्लाज्म. ठीक है, अब इसमें एक एरिया ऐसा होता है जैसे कि हम लोगों ने सेल में पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही यहाँ पे है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे अंदर क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अंदर मैट्रिक्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है जी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये कैल्शियम का स्टोर हाउस है. ठीक है, मसल में कैल्शियम को स्टोर कहाँ पे करा गया है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. देखिए, जब मसल में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो जो है इट विल लीड टू इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, मसल टेटनी भी हो सकती है, एक कंडीशन है. ठीक है, तो ये जो आपको मसल फाइबर्स दिख रहे हैं, एक एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया. देखिए, ये तो पूरा एक मसल है. ठीक, ये मसल बंडल है जो कि फेसिकुलस कहलाता है, उसी में से एक निकाला गया है. तो ये एक जो मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही थी वो यही है. ठीक,
तो ये आपको जो इंक्लोज्ड एरिया जो इसको मेम्ब्रेन को इसको इंक्लोज कर रहा है वो है सार्कोलेमा, अंदर जो फ्लूइड है वो है सार्कोप्लाज्म, और एक स्ट्रक्चर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे क्या स्टोर होता है, कैल्शियम। स्ट्राइटेड मसल्स पे बैंड्स हैं, स्ट्राइएशंस हैं, ठीक है। और बेटा ये कैसा मसल है, ये वॉलेंटरी मसल है। ये कैसा है, वॉलेंटरी मसल, दैट इज this muscle is under our control, this muscle is under the control of us, हम control कर सकते हैं when we want to move it, when we don't want to move it, this is controllable, okay। Now also these muscles are known as skeletal muscles, these muscles are known as skeletal muscles। क्यों भाई, देखिए कोई भी नाम किसी भी स्ट्रक्चर को दिया जाता है तो उसका एक रीज़न होता है। तो स्केलेटल मसल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये मसल्स जो हैं हमारी बोन्स से अटैच हैं, ठीक है, ये मसल्स हमारी बोन से अटैच है। अब आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, हमने अभी जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तो वहाँ हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि बोन टू मसल कनेक्ट करता है। याद करिए एक बार, कोशिश करिए रिवाइज करने की, रिकॉल करने की कोशिश करिए, क्या पढ़ा था हमने। एब्सोल्युटली हमने पढ़ा था टेंडन, हमने पढ़ा था टेंडन। तो टेंडन कनेक्ट्स द स्ट्राइएटेड मसल टू द बोन्स, tendons connect the striated muscles to the bone, that is why they are known as the skeletal muscle। striated muscles are connected to bone by tendons, ठीक। तो since they are connected to the bone, that is why they are known as skeletal muscle। ये हमारे कंट्रोल में है इसलिए वॉलेंटरी मसल। तो कहाँ पे पाए जाएंगे, आपके आर्म्स में, आपके फीट में, जो भी एरियाज ऑफ द बॉडी जो आपके कंट्रोल में है वहाँ पर क्या है, स्ट्राइएटेड मसल, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आते हैं आपके नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स या अनस्ट्राइप्ड मसल्स या नॉन वॉलेंटरी मसल्स, ठीक। देखिए ये कैसे हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं बेटा, ये इनका शेप है स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट स्पिंडल शेप, टेपरिंग एट द एंड्स, टेपरिंग एंड्स मतलब दोनों ही एंड्स पॉइंटेड हो जाती हैं, पॉइंटेड एंड्स। जबकि स्ट्राइएटेड में क्या था, सिलेंड्रिकल थी, यहाँ पे कैसे है, स्पिंडल शेप्ड विद टेपरिंग एंड्स, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएट, वो भी यूनिन्यूक्लिएट था। यहाँ पे क्या है, क्या आपको कोई बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, कोई स्ट्राइएशंस दिखाई दे रही है क्या आपको, नहीं ना। इसीलिए ये अनस्ट्राइप्ड या नॉन स्ट्राइटेड या स्मूथ मसल्स भी कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स और नॉन वॉलेंटरी मसल्स। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे स्मूथ मसल इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि कोई भी स्ट्राइएशन नहीं है। नॉन वॉलेंटरी इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये उन स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ द फूड इन योर ईसोफेगस, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और भी जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जो भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट हो रहा है, यूटेरस में हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द रिफ्लेक्सेस कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। जो भी इम्पल्स ब्रेन सेंड कर रहा है उससे जो भी एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके रिजल्ट है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। तो स्मूथ मसल्स आर नॉट अंडर अ कंट्रोल, दे डू नॉट हैव एनी स्ट्राइएशंस एंड लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम दे आर फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन्स। लोकेशन कहाँ है, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, फाइन। नॉट अंडर आवर कंट्रोल, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। इस पे कोई भी आपको स्ट्राइएशंस नहीं मिलेंगे, टेपरिंग एंड्स होंगे, यूनिन्यूक्लिएट हैं, और हमारे जितने भी इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स हैं, नॉन वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी आप कहें तो जो है आप इसको यहाँ पे वॉलेंटरी ऑर्गन्स हैं, इसमें आपको ये मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखें, तो अगला है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कोई यूनिक टाइप नहीं है, ये जो है दोनों ही मसल्स के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पिकअप करके बना हुआ है। तो जैसे कि आपको स्ट्रक्चर देखने में क्या लग रहा है, ये क्या स्ट्राइएटेड का स्ट्रक्चर है या नॉन स्ट्राइएटेड का स्ट्रक्चर है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है,
ये है, ये स्ट्राइटेड का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, भाई टेपरिंग एंड्स तो दिख नहीं रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए स्ट्राइटेड का है। अब देखिए एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर से जुड़ा हुआ है, कैन यू सी, हियर हियर हियर, इस तरह से, इनको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, ठीक। ये क्या करते हैं, एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर फाइबर से, जो एक फाइबर है उसको दूसरे फाइबर से कनेक्ट करा हुआ है। तो ये यूनि न्यूक्लिएट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट। ये कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। इस पे स्ट्राइएशंस भी हैं, और ये जो है इनवॉलेंटरी है, ये जो है ये इनवॉलेंटरी है, ठीक है, दिस इज इनवॉलेंटरी, दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है। अब ये देखिए नाम क्या बता रहा है, कार्डियक, तो इट इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। लोकेशन क्या है, वॉल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, वॉल्स ऑफ द हार्ट, ठीक। कार्डियक मसल्स विल बी फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, फाइन। तो ये जो है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मूथ मसल के भी हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्राइटेड के भी हैं। स्मूथ के क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इनवॉलेंटरी है, और स्ट्राइटेड के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो इसके जैसा दिखता है, स्ट्राइटेड जैसा, सिलेंड्रिकल है, बट मल्टी न्यूक्लिएट है। मल्टी न्यूक्लिएट ना ही स्ट्राइटेड है ना ही नॉन स्ट्राइटेड है, ये मल्टी न्यूक्लिएट है। इसमें इसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ये दोनों चीज़ें हैं जो दोनों में नहीं पाई जाती, बाकी दोनों में नहीं पाई जाएंगी, वो सिर्फ कार्डियक में पाई जाएंगी। क्या क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एंड प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करता है, एक फाइबर को दूसरे फाइबर से जोड़ता है, ठीक है। अब आइए आगे देखा जाए, तो बेटा नर्वस टिश्यू को हम लोग कह रहे हैं द कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू। क्यों कह रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग टिश्यू, क्योंकि देखिए बॉडी में बड़े सारे सिस्टम है ना। अभी क्या है, आपने सेल पढ़ा हुआ है, सेल में आपने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है और गोल्जी बॉडी उसको पैक कर रहा है, यही पढ़ा ना आपने। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड हुए ना, तो इसीलिए हम इनको एक पार्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं। वैसे ही बॉडी में भी आप खा रहे हैं माउथ में, पच रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सांस ले रहे हैं नोज के थ्रू, जा रहा है लंग्स में, हार्ट जो है पंप कर रहा है ब्लड को, हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है। तो इतना जब कनेक्टेड नेटवर्क चल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, किसी को मॉनिटर करना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी किसकी है, द नर्वस टिश्यू। तो द नर्वस टिश्यू इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ओके। द नर्वस टिश्यू इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और आपके न्यूरॉन्स हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू जो है इट इज द यूनिट ऑफ nervous system, and it is basically what, it is a network of neurons, ठीक है। फंक्शन क्या है, ट्रांसमिट इम्पल्सेस, ठीक है, ट्रांसमिट इम्पल्सेस। एक जगह से स्टिमुलस रिसीव हुआ सेंस ऑर्गन के थ्रू, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो भी कनेक्टेड नर्व्स हैं वो उसको ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ब्रेन में प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके मैसेज आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। ये सब कुछ जो है नर्वस टिश्यू की जिम्मेदारी है। तो अगर हम बात करें कि ऑल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो उसी तरह नर्वस टिश्यूज आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड द नर्व सेल इज नोन एज द न्यूरॉन, ओके। द नर्व सेल इज नोन एज द न्यूरॉन। आपको मैं सेल चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, द लॉन्गेस्ट सेल इज द न्यूरॉन, द लॉन्गेस्ट सेल इज द न्यूरॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें, एक टिपिकल न्यूरॉन का देखें स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे डेंड्राइट्स जो कि ब्रांचिंग्स हैं विच आर अराइजिंग फ्रॉम द साइटॉन, ठीक है। ये आपका साइटॉन है और इसमें से निकलने वाली ब्रांचिंग्स को हम लोग बोल रहे हैं डेंड्राइट्स। ये पूरा एरिया जो है आपका एक्सॉन है, क्या है, एक्सॉन, ठीक।
इस एक्सॉन पे अब देखिए ये जो नर्व फाइबर है, ये जो न्यूरॉन है, ये आपको इस पे दिखाई दे रही है माइलिन शीथ, ये वाइट कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, माइलिन शीथ, जो कि एक इंसुलेटिंग शीट है, ठीक है, इंसुलेटिंग शीथ, ठीक, माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटिंग शीथ, ये आपको इस पे दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है, देखिए जो हमारी बॉडी में स्टिमुलस है, जो इम्पल्सेस हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो इंसुलेटर के थ्रू पास नहीं हो सकते, बिकॉज इंसुलेटर्स कैन नॉट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो वो इम्पल्सेस ऐसे जंप करके जाएंगे, ठीक है, ऐसे जंप करके, तो ये मैसेज ऐसे जा रहा है। अब अगर मैसेज चल के जाता तो समय लगता, जल्दी जल्दी जाना है तो वो जंप करके पहुंच जाएगा, है ना भाई, जैसे सीढ़ी उतर रहे हैं, वैसे तो ये रिस्की है, करिएगा मत, लेकिन जैसे मान लीजिए आप चल के जा रहे हैं 1 स्टेयर 2 स्टेयर एट अ टाइम एंड देन यू आर जंपिंग 3 स्टेयर, स्किपिंग 3 स्टेयर्स, तो इन विच वे यू विल रीच फास्टर, व्हेन यू आर स्किपिंग द स्टेयर, बट दैट्स डेंजरस, डोंट डू इट, ओके। लेकिन इम्पल्सेस क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्टेशंस, जंपिंग, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीथ, इसका नेचर कैसा है, इंसुलेटिंग। तो अगर न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो ये न्यूरॉन कहलाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या कहलाता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। और अगर न्यूरॉन में माइलिन शीथ एब्सेंट है तो वो कहलाएगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सीधा चल के जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये माइलिनेटेड न्यूरॉन का है। तो आपको ये साइटॉन दिख रहा है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका एरिया है जिसमें भरा होगा न्यूरोप्लाज्म। क्या होगा, न्यूरोप्लाज्म। देखो भाई जैसे साइटोप्लाज्म है वैसे न्यूरॉन में न्यूरोप्लाज्म है, ठीक है। ये शॉन सेल्स हैं। शॉन सेल्स क्या करते हैं, शॉन सेल्स जो है, शॉन सेल्स प्रोड्यूस या सिक्रीट द माइलिन शीथ, ओके, द शॉन सेल्स प्रोड्यूस और सिक्रीट द माइलिन शीथ, ठीक है। अब क्या है कि ये शॉन सेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, है ना। फिर ये नोड्स ऑफ रैनवियर हैं। नोड्स ऑफ रैनवियर क्या है, गैप्स बिटवीन द माइलिन शीथ, जहाँ जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है उसके बीच के गैप्स को क्या बोला जाएगा, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। क्या बोला जाएगा, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। और ये आपका एरिया है जहां पे एक्सॉन टर्मिनेट करता है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेयर द एक्सॉन टर्मिनेट्स, ठीक। तो एक एक्सॉन खत्म होगा और दूसरा साइटॉन शुरू होगा, दूसरा साइटॉन वहां स्टार्ट होगा। दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को बोला जाता है साइनैप्स। क्या बोला जाएगा, साइनैप्स। साइनैप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो देखिए नर्वस टिश्यू की जिम्मेदारी क्या हो गई, टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और सिंस साइनैप्स एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे कोई न्यूरॉन का एरिया प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू केमिकल इम्पल्स। तो साइनैप्स में द इम्पल्स इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इम्पल्स और बाकी पूरे न्यूरॉन में इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो क्या क्या पार्ट्स हैं न्यूरॉन में, एक साइटॉन है, साइटॉन में जो ब्रांचेस हैं वो डेंड्राइट्स हैं, उसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूरोप्लाज्म है, ठीक है। और भी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कहलाते हैं निजल्स ग्रैन्यूल। फिर एक्सॉन है, इसमें माइलिन शीथ है, वाइट कलर की इंसुलेटिंग माइलिन शीथ है जो प्रोड्यूस होती है बाय शॉन सेल्स। जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है वो गैप्स हैं, वो नोड्स ऑफ रैनवियर हैं। एक टर्मिनल एंड है एक्सॉन का, यहाँ पे जो है एक्सॉन बल्ब्स होते हैं, नॉब्स होते हैं। और यहाँ पे जो गैप है एक न्यूरॉन के ख़त्म होने और दूसरे न्यूरॉन के शुरू होने के बीच के जो गैप है उसको हम बोलेंगे साइनैप्स, ठीक। तो बेटा ये सब कुछ जो है हमने कवर कर लिया। एनिमल टिश्यू हमने सबके टाइप्स पढ़े, लोकेशन पढ़े, फंक्शन पढ़े, हमने एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट किया, ठीक है। और हम आके ख़त्म करें नर्वस टिश्यू पे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं। विच मसल इन आवर बॉडी डू कंबाइन फीचर ऑफ वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मसल्स एंड हाउ, ठीक है। तो कौन है जिसमें वॉलेंटरी के भी फीचर हैं और इनवॉलेंटरी के भी, कौन है ये,
कार्डियक मसल्स। कौन है? कार्डियक मसल्स, है ना। और कैसे हैं भाई? स्ट्रक्चर इनका जो है वॉलेंटरी जैसा है कि नहीं, और फंक्शन इनका जो है वो इनवॉलेंटरी जैसा है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क इन द कार्डियक मसल्स? ठीक है, क्या काम है? कनेक्ट वन फाइबर टू अनदर, कनेक्ट वन फाइबर टू अनदर, एक फाइबर को दूसरे फाइबर से कनेक्ट करके रखने की जिम्मेदारी किसकी है? इंटरकैलेटेड डिस्क। नेम द स्ट्रक्चर इन द टिश्यू एसोसिएटेड विद, यहाँ पे बेटा ये मिसिंग हो गया है क्वेश्चन, एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है ये, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। कौन सा टिश्यू होगा जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स से कंसर्न्ड है? बताइए कौन सा टिश्यू होगा जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स से कंसर्न्ड है? अभी पढ़ा हमने, क्या है आंसर? नर्वस टिश्यू। क्या है? नर्वस टिश्यू, ठीक है। और आप अगर देखेंगे, ये थोड़ा सा बेटा देखिए, वेयर इज स्क्वैमस एपिथेलियम फाउंड? स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? तो देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियम आपको स्किन में मिलेगा, ठीक है, स्किन में पाया जाएगा जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। और आपको जो है ये यहाँ पे भी मिल रहा है आपके फूड पाइप में, ठीक है, इन सब जगहों पे। ये देखिए, अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर, ये आंसर हो गया ये नर्वस टिश्यू वाला। चलिए अब देखा जाए तो अब एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में। हमने पढ़ा कि एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें हमने पहले पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, फिर हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के अंदर दो पढ़े, सिंपल एंड कंपाउंड। फिर हमने सिंपल एपिथेलियम पहले हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, जिसमें हमने पढ़ा स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर। फिर हमने उसमें भी टाइप्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, सिंगल लेयर था तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम था, मल्टीपल लेयर्स थे तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है तो वो सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर हो जाता है या सीलिएटेड हो जाता है। फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था सबसे पहले, उसमें दो टाइप्स थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज में भी दो टाइप्स थे हमारे पास, क्या क्या थे? एरियोलर एंड एडिपोज। डेंस में दो टाइप्स थे, टेंडन एंड लिगामेंट। फिर हमने पढ़ा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी दो टाइप्स थे, बोन एंड कार्टिलेज। और फिर हमने पढ़ा था वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें भी दो टाइप्स थे, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक। फिर हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू, जिसमें तीन टाइप्स थे, स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड एंड कार्डियक, ठीक है। और फाइनल हमने पढ़ा नर्वस टिश्यू। हर टिश्यू का अपना एक फंक्शन है, हर टिश्यू की अपनी एक स्पेशल यूएसपी है, एक्सक्लूसिव फीचर है, ठीक है। और आपने लोकेशंस देखे, फंक्शन देखे, कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।